हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं यूपी पीसीएस का टेस्ट जो कि 2024 के लिए है। तो आज ये टेस्ट नंबर हम लोग करने वाले हैं ये 51 या 52 नंबर का टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसके पहले ये वीडियो बनाया जा रहा था लेकिन वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था तो इसकी वजह से वीडियो रोक दिया गया था। चलिए ये 10 क्वेश्चन तो हो ही गया था लेकिन फिर से करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है। देखिए 150 क्वेश्चन करना है और एग्जाम बहुत नज़दीक है तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप देखिए प्रैक्टिस बेस पर करते रहिए, ठीक है। मैं फटाफट आंसर बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए कितने आंसर आपके सही होते हैं। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। वही दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के बजट में निम्नलिखित में से किस शहर में एयरोसिटी बनाने की घोषणा की। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास कितने विमानपत्तन होंगे। चलिए बताइए। तो कुल मिला के हो जाएगा ये 21। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है। कह रहा है उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता था। दूसरा है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तीसरा है वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और चौथा है उन्होंने वर्ष 1885, 93 और 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता की थी। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए 3 बार तो किए थे लेकिन यहाँ पर ईयर गलत दे दिया है। जैसे यहाँ पर 1885 की जगह 86 होगा और 1893 का ठीक है। 1904 की जगह 1906 हो जाएगा ना, 1906 हो जाएगा, यहाँ पर 1906 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1885, 1893 और 1906। तो दूसरा कथन गलत है और चौथा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य के स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे, यूपी का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सोलर सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सोलर सिटी होगी। अयोध्या, कानपुर, मथुरा या नोएडा। चलिए बताइए कौन सा होगा। ध्यान होगा आपको, भगवान राम जी कहाँ पर आए हैं कि जो मंदिर बनाया गया है अयोध्या में ना। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अयोध्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर एसआईसी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा या देहरादून उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आंसर बता रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबलपुर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। संभल, अयोध्या, बिजनौर या सीतापुर। तो चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, ये है संभल। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, संभल। क्वेश्चन नंबर 9। अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। 65, 68, 56 या 86। तो 1968 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए औद्योगिक स्थान दिया हुआ है, गतिविधि और स्थान बताना है। ग्रीन अमोनिया प्लांट के सामने बरेली दिया है, मेगा फूड पार्क है कन्नौज, रिवाल्वर फैक्ट्री हरदोई और परफ्यूम पार्क गोरखपुर। तो ग्रीन अमोनिया प्लांट को लगाएंगे गोरखपुर और मेगा फूड पार्क है बरेली। रिवाल्वर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है हरदोई में और परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4132। 4132।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, खुर्जा। क्वेश्चन नंबर 11। कौन कौन नहीं है इसमें? तो 6 नोट्स में कौन कौन आते हैं? 6 नोट्स में अलीगढ़ आता है, ठीक है, अलीगढ़ आएगा, आगरा आएगा, कानपुर आएगा, चित्रकूट आएगा, झांसी आएगा और लखनऊ आएगा, ठीक है। चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़। तो अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, तो ये 6 हैं। कुल मिला के इसमें खुर्जा नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। 6 का नाम मैंने याद करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। तो कितना है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 3.46%। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना यानी स्टेट BRAP 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश का पद क्रम क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 13 नंबर। तो ये हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है, निम्न निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 500, 1000, 1500 या 2000? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1000। समय ज़्यादा नहीं रह गया है, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि देखिए इसके बाद फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। हो सके तो इसी साल नौकरी ले लीजिए, मतलब एग्जाम पास करिए तभी तो। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें से? इसे बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। और दूसरा है, आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। कितने सही हैं? केवल 1, दोनों सही, दोनों गलत। यहाँ पर ऑप्शन लीजिए, क्या ही है, यहाँ पर ओनली 2 लगा लेंगे, ओनली 2। तो चलिए इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। इसमें देखेंगे दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। और दूसरा है, इस योजना के तहत खाता धारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। कौन सा सही होगा? केवल 2, दोनों सही, केवल 1 या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 16। देखिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना जो है शुरुआत हुआ था 2014 में, सही है। कह रहा है कि इस योजना के तहत खाता धारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए देश भर में जनधन खाता धारकों की संख्या 52 करोड़ से अधिक है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 9.33 करोड़ है। देखिए यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है और खाता खोलने के लिए लोग क्या ही है, फटाक अगर जब पैसा नहीं लग रहा है तो लाइन लग कर खुलवा लेते हैं कि एक अकाउंट मेरा और हो जाएगा। और उसमें लोग कह भी तो रहे थे ना, इसमें 15 लाख आने वाले हैं। तो जनसंख्या ज़्यादा जहाँ रहेगी देखिए वही ज़्यादा खाता खुलेगा, तो दूसरा नहीं बल्कि पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, ओनली 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित में से किस राशि का रिकॉर्ड बजट पेश किया है? बताइए। अनुमानित पूछ रहा है, अनुमानित कितना है? तो यह है 7.46 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। अच्छा इसके पहले वाला जो था तो वो था 6.9 लाख करोड़ का, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा 7.46 लाख करोड़ है। इसके बाद आगे आने वाला समय जो 25-26 रहेगा ना, उसमें और ज़्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में व्हीट स्टाल्क यानी हस्तशिल्प उत्पाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से
किसकी विशेषता है? बहराइच, महाराजगंज, सहारनपुर, कुशीनगर। 18 नंबर। तो ये हो जाएगा बहराइच, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, बहराइच। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध सही सुमेलित है? बांदा लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट सजन सजर जो स्टोन क्राफ्ट, बलिया बिंदी टिकली और कुशीनगर सिरेमिक उत्पाद। चलिए बताइए। बांदा में आपका है सजर स्टोन क्राफ्ट है, ठीक है। और चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने मिलेंगे। बलिया में आपका बिंदी टिकुली मिलता है, यानी यही सही हो जाएगा। और कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में आपको मिलेगा केले के रेशे से बने उत्पाद, केले के रेशे से बने उत्पाद मिलेंगे, ठीक है, केले के रेशे से। अच्छा, सिरेमिक कहाँ का होगा फिर? सिरेमिक तो ये हो जाएगा बुलंदशहर का। कहाँ का? बुलंदशहर का हो जाएगा। सबका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है, बलिया बिंदी टिकली। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? पहला है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और दूसरा है, इन पदों की अधिकतम आयु घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। कितने सही होंगे? केवल 2, या तो दोनों सही, या तो ऑप्शन सी है केवल 1, या ऑप्शन डी है दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का संशोधन के बारे में विधेयक में था। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है विधेयक। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। वही कह रहा है, इन पदों की अधिकतम आयु जो घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्यों गलत होगा? तो देखिए, इनकी अधिकतम आयु जो है ना, ये 70 वर्ष है, 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और दूसरा है, इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। 21 नंबर। इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1813 में ही। यहाँ पे 1833 दिया था। वही दूसरा है कि इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। तो ये सही है। कुल मिलाकर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। ठीक है, यहाँ 1813 दिया रहता तो पहला भी कथन सही रहता। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन? चलिए बताइए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। क्यों किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा की घटना हुआ था। ध्यान होगा आपको, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया था। 23 नंबर है, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दादोबा पांडुरंग। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दादोबा पांडुरंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव सत्याग्रह पर छापे के लिए जिम्मेदार था? तीन ही ऑप्शन दिया है क्या? यूनाइटेड पैट्रियार्क एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभिनव भारत। 24 नंबर।
तो देखिए 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व मास्टर दास सुरेसेन और उसके उनके जो साथी हैं राष्ट्रवादियों ने किया, जो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या डालेंगे? बी लगा देंगे इसमें। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता था? कार्नवालिस, लिटन, मेटकाफ या वेलेजली? 25 नंबर। तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे। फराजी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फराजी आंदोलन यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। और दूसरा है सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 26। देखिए फराजी आंदोलन जो है यह 1838 से 48 ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ ने किया था। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। वर्ष 1855-57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा? तो ये हो जाएंगे आपके सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में अंतिम थी? आत्मीय सभा का गठन, बंगाल सती विनियमन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वुड्स डिस्पैच? क्वेश्चन नंबर 28। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। चलिए 29 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टीबी मैकाले रिंग फेस नीति, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी बेबकत का सिद्धांत, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त नीति? क्वेश्चन नंबर 29 किसका सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त नीति ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का बेबकत नीति सिद्धांत ये भी ठीक है, वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली ये भी ठीक है, लेकिन टीबी मैकाले का रिंग फेस नीति नहीं है। किसका है? तो ये है वारेन हेस्टिंग का है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का। चलिए वारेन हेस्टिंग हो गया। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए ही लगा देंगे, ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कोल विद्रोह 1831-32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? 30 नंबर। कोल विद्रोह जो 1831-32 का सही भौगोलिक स्थान कहाँ पर है? ये छोटा नागपुर क्षेत्र की सिंहभूम क्षेत्र में रहने वाले कोल अंग्रेजों के आने तक अपने प्रमुख अधीन स्वायत्तता का आनंद लेते थे, और ब्रिटिश नीति ने उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया था। और यह इधर देखेंगे तो पूर्वी भारत में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, पूर्वी भारत। 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिराद उल अखबार से संबंध है? लीजिए नाम इधर चला गया। तो चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताइए कि राजा राम मोहन राय RRMR, इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? पता है? जिसको भी पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बेलूथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, बड़ौदा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, त्रावणकोर। चलिए आगे बढ़ेंगे 33 नंबर। वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक यानी कि अलग कर दिया। और दूसरा, यह पहली बार था जब भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 33। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया, ये ठीक है। दूसरा है कि यह पहली बार था जब भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था, तो ये भी ठीक है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 34।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में फैली थी? हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित सहायक संधि, या प्रथम आंग्ल डच युद्ध, हैदर अली की मृत्यु, या दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए इसका कार्यकाल देखते हैं। प्रथम आंग्ल डच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1652, 1652 से 1654 तक का। ठीक है, में गुडविन सैंड्स क्षेत्र में लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध वर्ष कब हुआ था? 1665 से 67 में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1672 में। चौथा युद्ध भी हुआ था 1770 से 73 में लड़ा गया था। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अगर वही आप देखना चाहेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध का, तो आंग्ल मराठा युद्ध अगर देखेंगे तो 1775 से 82 में हुआ था, और 1803 से 1805 में हुआ था, और 1816 से 1819 में हुआ था। तो दूसरा वाला कब हो जाएगा इसमें? 1803 से 1805। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और 1784 में टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये 1782 में हुआ था इनका मृत्यु। फिर भी 1652 ज़्यादा था। चलिए कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? गणेश वासुदेव जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 35। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्तमान जो इसमें कोलकाता है वहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक नाम और याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, AMB। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? RC मजूमदार, SN सेन, वीर सावरकर, या सर जॉन लॉरेंस। 36। तो सर जॉन लॉरेंस हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र। वही 26 सावरकर का, तो ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कहा गया था। और SN सेन तो 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा था कहा था। और RC मजूमदार ने क्या कहा था? तो वर्ष 1857 से पहले के विद्रोह चाहे नागरिक या सैन्य अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला थे, जो अंततः 1857 के महान विद्रोह में परिणत हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, सर जॉन लॉरेंस। चलिए ऑप्शन अब देखेंगे 37 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुंवर सिंह दिल्ली, बेगम हजरत महल कानपुर। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे ना ये। कुंवर सिंह बिहार से हो जाएंगे। और बेगम हजरत महल तो ये अवध यानी कि लखनऊ। नाना साहब हो जाएंगे आपके कानपुर से, और बख्त खान हो जाएंगे दिल्ली से। कुल मिलाकर देखेंगे अगर तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? बेबकत का सिद्धांत, जिसके कारण रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। वर्ष 1833 में एक नई बागान प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की दुर्दशा हुई। और भी इसमें ऑप्शन है 2 अभी। प्राच्य शिक्षा के स्थान पर स्थानीय पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति की शुरुआत। या ऑप्शन डी है नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। हाँ, तो वही है ना, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस जो था। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, यही था। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विलय का वर्ष सही सुमेलित है? सतारा के सामने दिया 1856, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, झांसी दिया 1854। चलिए बताइए। विलय का जो था ये 1848 से 1856 तक का, ये डलहौजी का नेतृत्व था। ठीक है, सतारा का कब था? सतारा का
सतारा हो जाएगा 1848, संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852 और झांसी, तो झांसी हो जाएगा 1854। अच्छा देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन में क्या लिखना था, कौन सा सही नहीं है। तो 17 इसमें सही नहीं है, जो कि 1848 था, यहाँ पे 1856 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखना भूल गया था, तो अब ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ए सही नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता था, और दूसरा है भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 40 नंबर बताइए, 40 नंबर। तो भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता था, सही है। और दूसरा है भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई 1858 में, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर ऑप्शन सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मिलान करना है इसमें। तो लाइसेंसिंग अधिनियम था 1857 का, और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये था 1867 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का था? 1878 का था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का है। कुल मिलाकर देखेंगे 3 4 2 1 हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3 4 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम अकाल आयोग 1878 से 1880 की रचना किसने की थी? किसने किया था? रिचर्ड स्ट्रेची, रॉबर्ट नाइट, जॉर्ज एलन या जॉर्ज जॉन सार्जेंट? 42, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट बढ़ेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? संपूर्ण ब्रिटिश भारत एक ही नमक कर के अधीन था। दूसरा है सांविधिक सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई। तीसरा है न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। और चौथा है अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडमक की संधि की। 43 नंबर, तो देखिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत का एक ही नमक कर के अधीन था, ये ठीक है। ये सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई, ये ठीक है। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडमक की संधि की, ये ठीक है। तीसरा कथन गलत है, कह रहा है कि न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था, गलत है। देखिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत कब किया गया था? 1884 में किया गया था। ये ये तो लाया गया था 1884 में ना। तो 1884 का कार्यकाल किसका था? उस समय तो रिपन कार्यकाल आ गया था ना, रिपन का आ गया था, जो कि लिटन नहीं होगा इसमें। उस समय रिपन का कार्यकाल आ चुका था, रिपन का। तो रिपन का कब से का था? 1880 से लेके 1884 तक का था। लिटन नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है। चलिए आगे देखेंगे 44 नंबर, इसको छोड़ स्किप करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। 45 नंबर देखिए, वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार? 45 नंबर, इसमें ऑप्शन ए लगा देंगे, पुलिस सुधार। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में कौन सा सही है? इस अधिनियम में नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी। और दूसरा है इसी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46 है। तो चलिए देखते हैं।
कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में कौन सा सही है इसमें से? तो पहला देखेंगे कि इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी, सही है। वही दूसरा कह रहा है कि इसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो यह अधिनियम जो है स्वशासन की भावना के विरुद्ध था और मजबूत विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी कथन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे जब दोनों सही है? तो ऑप्शन लगा देंगे सी नंबर, दोनों कथन सही है। 47 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। लाला लाजपत राय के ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। तीसरा है, उन्होंने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। और चौथा है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार सम्मिलित थे। 47 नंबर कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसमें दूसरा कथन जो है कह रहा है कि लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रबल समर्थक और वैदिक आदर्शों और आर्य समाज के देशभक्त थे, न कि इनके विरोध करते थे। दूसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है, तो जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर देखेंगे। चलिए, थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह पुर्तगाल के राजा द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए पुर्तगाली गवर्नर था। और दूसरा है, वह कार्टेज प्रणाली का अग्रणी था। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 48 नंबर। देखिए, 1500 पहला जो कथन है उसके बारे में बता रहा हूँ। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया। उन्हें पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करने और अदन ओरमुज और मलक्का पर अधिकार करके मुस्लिम व्यापार को बाधित करने का काम सौंपा गया था। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा और ये 10 वर्ष का लिखा हुआ 3 वर्ष का है। और दूसरा है कि वह कार्टेज प्रणाली का अग्रणी था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए, 49 नंबर देखेंगे। अल्फोंसो डी अल्बुकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, उनके द्वारा गोवा का अधिग्रहण सिकंदर महान के बाद से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण किए जाने का पहला उदाहरण था। और दूसरा है, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 49 नंबर। तो कुल मिलाकर इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए, 50 नंबर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 50 नंबर। तो देखेंगे, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है, सही है। और दूसरा है, फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भी सही है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। 51 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वांडीवास का युद्ध, पोटोनोवा का युद्ध, अंबुर का युद्ध, हुगली का युद्ध। कितने सही होंगे? मतलब इसमें तो मिलान करना है ना, तो चलिए देखते हैं। सत्रह में आपका ये था अंबुर का युद्ध, मुजफ्फर जंग था ना इसमें। अगर वही देखेंगे हुगली का युद्ध, तो ये 25 नवंबर 1759 को था। 1759 को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था ये। 22 जनवरी 1760 का हुआ था। और पोटोनोवा, तो पोटोनोवा का तो ये दूसरा मैसूर युद्ध था ना, पोटोनोवा 1781 का था। चलिए, अब इसको मिलान करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले तो 49 का आएगा, थर्ड से शुरू होगा। थर्ड शुरू होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फिर सेकेंड।
सारे का जितना है सबका डेट दिख रहा है आपको, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, अहमद शाह। तो ये शुरू किया गया था जहांदार शाह का। इनका कार्यकाल कब था? 1712 से 13 तक। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अवध, हैदराबाद, बंगाल, केरल। अवध का हो जाएगा बुरहान उल मुल्क, ठीक है। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, केरल का मार्तोम वर्मा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे 1324। चौवन। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? नादिर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय, नादिर शाह, बहादुर शाह, अहमद शाह और जहांदार शाह। 54 नंबर। तो देखिए 1739 में करनाल का युद्ध जो है ना, ये प्रसिद्ध फारसी राजा और सैन्य नेता नादिर शाह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत को चिन्हित किया गया। तो नादिर शाह, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 55 नंबर। निम्नलिखित यात्रियों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, जॉन सुरमन और सर थॉमस रो, विलियम नॉरिस। 55 नंबर। 1615 में थॉमस रो आया हुआ था। 1715 में जो आया था, ये आया था जॉन सुरमन, ठीक है। और ये विलियम नॉरिस जो है, ये 1701 से 1702 तक रहा, मतलब कुल मिलाकर 1701 लिखेंगे। और ये हॉकिंस जो है, ये आया था 1609 में। मिला लेते हैं कौन सा होगा। सबसे पहला ही तो है, सबसे 1609 हो जाएगा। 1609 के बाद 1615 हो जाएगा। 1615 के बाद ये थॉमस रो का। उसके बाद हो जाएगा 1701 विलियम नॉरिस, और 1715 आ जाएगा सुरमन। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। सी लगाएंगे ना, सी लगा देंगे। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। 56 नंबर। मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई है? मौजा, तर, परगना, प्रांत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मौजा। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर। जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता है? ये 57 नंबर है। जामदार। तो जामदार को जाना जाता था कोषाध्यक्ष के नाम से, ठीक है, कोषाध्यक्ष। लेखा परीक्षा या जो दिया है, इनको किस नाम से बोल देंगे? ये हो जाएंगे मजूमदार। कौन हो गए? मजूमदार। अच्छा, वही एक भूमि धारक जो जाति है, तो ये हो जाएंगे कौन? तो ये हो जाते थे भूमिया। भूमिया। एक किले का प्रभारी, तो एक किले का प्रभारी को बोलते थे किलादार। क्या बोलते थे? किलादार। सबका हो गया। जामदार को बोलते हैं कोषाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। और दूसरा है, कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और तीसरा है, कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और चौथा है, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया था। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके सामने। तो पहले तो इसको कालक्रम में लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको।
चलिए देखते हैं। तो देखेंगे सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना कब हुआ था? तो ये था 1613 में। 1613 में कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित कब किया था? तो बालासोर में ना, बालासोर कहाँ, उड़ीसा का है ना? ये हुआ था 1633 में हुआ था, 1633 का। और कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो ये 1616 में किया था, 1616। और ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया, तो ये दिया था 1662 में। चलिए अब मिलान कर देते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल सबका पूरा दिख रहा है, मतलब कौन से समय में क्या किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। कितने सही हैं? ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, या तो सही व्याख्या करता है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही, जो कि बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसी जो है ना, ये सरकारी थी। वही, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और नौसेना जो है ये फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? अहमद शाह बहादुर, शाहजहां तृतीय और आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। 60 नंबर। तो ये हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, शिवाजी, नासिर जंग। 61 नंबर। चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा मुजफ्फर जंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फर जंग। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? मुदकी का युद्ध, सेंट थॉम का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बीदर का युद्ध। 62 नंबर। तो ये हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। और आप मुझे बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? अभी इसके पहले मैंने बताया भी था। ये देखिए, तमिलनाडु के वांडीवास, तीसरा कर्नाटक के युद्ध की निर्णायक युद्ध को जीत लिया गया था। तो मुझे बताइए वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 63 है। मराठा प्रशासन के संदर्भ में मराठा शासन कौन सा सही है? अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी, और दूसरा है अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लें। कौन सा सही होगा? एक, दो, दोनों सही है, दोनों गलत? चलिए बताइए। 63 नंबर। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान ये क्या होते थे? को प्रतिष्ठा, तो राज्य के खजाने के वो से भुगतान किया जाता था और उन्हें कभी जागीर नहीं दी जाती थी। आरंभ में इन अधिकारियों को राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था और वे राजा के अच्छे अनुसार ही सेवा करते थे। ठीक है, तो पहला कथन गलत, बदले में जागीर कुछ नहीं दी जाती थी। और दूसरा है कि अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग ले, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था इसमें। तो जब दोनों ही कथन गलत है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों कथन सही गलत है। चलिए अब देखेंगे 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत औरंगजेब द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था? शाइस्ता खान, अफजल खान, मिर्जा राजा जयसिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 नंबर। तो ये हो जाएगा अफजल खान। ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। नहीं भेजा गया, बस शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसको हटाएंगे। ये तो भेजे गए थे, अफजल खान नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 65 नंबर।
निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांजलि लिखा था? बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती, रामलिंगम आदिगल, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। 66 नंबर। तो ये हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, सुब्रमण्यम भारती। 67 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय इतिहास संदर्भ में 1919 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है, सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। और दूसरा है, प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायिकाओं की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया गया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों गलत। 67 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य थी, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1919 में पहले भारतीय नियुक्त हुए थे। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा वो कब हुए थे? 1919 में, 1909 में। और दूसरा है कि प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए बजट विधायिकाओं की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया गया। तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधायिकाओं की शक्तियों का विस्तार किया गया और जिससे उन्हें प्रस्ताव पारित करने जो कि बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं, प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने और व्यक्तिगत बजट मदों पर मतदान करने की अनुमति मिली। हालांकि संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। तो दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी? तो यह कब आया था? यह आया था कलकत्ता अधिवेशन 1928। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन का ये जो है अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ का आयोजन किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पुलिन दास या रास बिहारी बोस? 59 नंबर बताइए। 69 नंबर। तो ये हो जाएगा पुलिन दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुलिन दास। देखिए, पुलिन दास ये अविभाजित बंगाल में फरीदपुर जिले के लोनसिंग गांव में जन्मे। पुलिन बिहारी दास ने वर्ष 1894 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपना करियर शुरू किया था और 1903 में ही उन्होंने बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र द्वारा पेश किए गए और क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर ढाका के टिकटुली में एक अखाड़ा भी स्थापित किया था। तो कौन हो जाएगा? पुलिन दास हो जाएंगे। चलिए 70 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था? बर्रा डकैती, स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए तीन ही ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर बता रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 71 भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ये 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या 1935 का, या 1892 का? 71 नंबर। तो 71 नंबर में याद होगा आपको, ऑप्शन नंबर 20 में बी करेक्ट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। चलिए 72 नंबर देखेंगे, बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में कौन सा सही है? उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। और दूसरा है, उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 72 नंबर बताइए।
तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। चलिए 73 नंबर है, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? रासबिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। 73 नंबर, 73 नंबर का ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? बारिशल सम्मेलन, रामोसी किसान सेना गठन, बर्रा डकैती या होम रूल लीग आंदोलन। 74 नंबर, बारिशल सम्मेलन 1906। महाराष्ट्र में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधि 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान बल का गठन किया गया था। रामोसी कब हुआ था? 1879। 1908 में पुलिन दास ने नेतृत्व में ढाका में अनुशीलन क्रांतिकारी का धन जुटाने के लिए बर्रा डकैती किया था 1908 में। और होम रूल लीग तो ये तो 1916 का था ना। अब पूछा क्या है? सबसे अंतिम होम रूल लीग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, या भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, या तो क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया है, ये 1919 का ही है, रॉलेट एक्ट के बारे में कहा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो काला अधिनियम और तर्क दिया गया था नौका, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ठीक है, डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 76 नंबर देखेंगे, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और दूसरा है इलाहाबाद की संधि वर्ष 1675 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1675 में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो देखिए ये पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है, ये 1765 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 77 78 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुशल अकर्मण्यता की नीति आरंभ की? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लॉरेंस या मेयो। तो ये हो जाएगा लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? मोहम्मद शाह, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या अहमद शाह बहादुर। चलिए बताइए ये कौन है? ब्लैक होल घटना जानते हैं कि नहीं? 146 लोग को एक ही कमरा में बंद कर दिया गया था, जिसमें से कि सिर्फ 23 बचे थे, बाकी 123 की मृत्यु हो गई थी। तो ये था कौन? ये था सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कार्नवालिस संहिता की शुरुआत, प्लासी का युद्ध, सालबाई की संधि। चलिए बताइए। 79, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1773 में। उसे तो हुआ था 74 में। सालबाई की संधि कब हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था ये 1782 में। कार्नवालिस संहिता का कब हुआ था? 1793। चलिए अब इसमें क्या पूछा हुआ है? अंतिम कौन था? अंतिम तो 1793 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अस्सी नंबर है, वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? नई कृषि तकनीकों की शुरुआत, मेजर अलेक्जेंडर हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न, तीसरा है क्षेत्र में भयंकर सूखा और अकाल, और चौथा है स्थानीय जमींदारों और अवध के नवाब के बीच संघर्ष। 80 नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर अलेक्जेंडर हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न। 81,
सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा सही है? तो विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। और दूसरा है केवल हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया। ऑप्शन सी क्या, अंग्रेजों ने बिना प्रतिरोध के आसानी से दबा दिया। चौथा है इसमें, विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता या ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। 81 नंबर। चलिए सी को हटा दीजिए। अब बताइए, सी को इसमें से हटा दीजिए। तो 81 में ये हो जाएगा, विद्रोह 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। 82 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो यह हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया? नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य और कृषि संगठन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे, सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी? अदिति यादव, साक्षी दुबे, प्रीति रजक या प्रेरणा देवस्थली। तो ये कौन है? तो ये है प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो बाकी बचा हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू सो मच।